है और डिपार्टमेंट ऑफ रसशास्त्र एंड वैशेजिक कल्पना में आप प्रोफेसर के पद पे कार्य कर रही है। मैं मैडम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के व्याख्यान के लिए आपका एक बार अग्रिम धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने हमारे लिए ज्ञान के लिए हमें ज्ञान देने के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत अग्रिम धन्यवाद मैडम। और आज के व्याख्यान के लिए मैं आपको निवेदन करती हूँ मैडम, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। और जी नमस्कार जी। Thank you, madam. Giving me such a nice opportunity to give and to have an exchange of thoughts. Rather, व्याख्यान माला से कहें कि एक exchange of thoughts होगा. That will be a better thing. So, without wasting my time, पहले हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है द्रव्यों का संग्रहण का वैज्ञानिक विश्लेषण। हम सभी लोग जब भेषज कल्पना पढ़ते हैं तो आई थिंक हर एक ने, जितने भी जो पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पढ़ चुके हैं, उन्होंने 3rd या 4th चैप्टर आता है भेषज कल्पना के बुक में कि द्रव्यों का संग्रहण, और जब हम पढ़ते हैं तो उसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं। लेकिन जितना भी आजकल जो भी कुछ चल रहा है उसकी बेसिक चीज वहीं से शुरू है। बेसिक चीज क्यों कह रही हूँ मैं, उसको मैं बाद में भी लूंगी कि आप जो आज कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक ड्रग्स का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, तो स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, कलेक्शन ऑफ द ड्रग्स, कि आपने ड्रग्स को कैसे कलेक्ट किया है और उनको संग्रहण कैसे किया है और फिर उनकी प्रोसेसिंग कैसे की है। तो पहली बात है कि हमें पहले जब स्टूडेंट होते हैं या स्टार्टिंग में होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि ये चैप्टर किस लिए है। द्रव्य को कभी भी कलेक्ट करो, कहीं से भी कलेक्ट करो, इट शुड बी यूजफुल। नहीं, ऐसा नहीं है। संसार के सभी द्रव्य 5 भौतिक है और आहार एवं औषध रूप में इनका उपयोग इनके 5 भौतिक प्रयोजन को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। परंतु हर ऋतु में हर द्रव्य उपलब्ध नहीं होता। पहली बात है कि संग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम कलेक्शन ऑफ द ड्रग्स, हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों है, हमें क्यों जानना चाहिए, कलेक्शन क्यों करना चाहिए? तो पहली चीज है कि हर चीज हर मौसम में अवेलेबल नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं मैडम अब तो ऐसा नहीं है, अब कोल्ड स्टोरेज में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन नहीं, हम उसको कोल्ड स्टोरेज वाला हम खाते भी नहीं है, ना खाना चाहिए। और जो हम उसको मेडिसिन में तो कभी बिल्कुल यूज नहीं करते हैं और ना करना चाहिए। तो द्रव्य की अवेलेबिलिटी को थ्रू आउट द ईयर करने के लिए हमें द्रव्यों का संग्रहण भी करना चाहिए और उनका संरक्षण भी करना चाहिए। अब बात आती है कि द्रव्यों का संग्रहण हम कर लेंगे। आपने कहा क्या धूप घास है, हम कभी भी संग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल कभी भी संग्रहण कर सकते हैं, कभी भी आप उसको कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने उनके लिए क्या रूल्स बनाए हैं, क्या स्टैंडर्ड्स फिक्स करे हैं, हमें एक बार उन पर भी ध्यान लगाना चाहिए। और फिर क्या कितने वो स्टैंडर्ड्स आज के एरा में एप्लीकेबल है, उनकी क्या वैलिडिटी है। पहली बात आती है कि द्रव्यों का जो सीधा संबंध है वो किससे है? भूमि से है। चाहे वो जांगम द्रव्य है, चाहे वो ये आपके हर्बल ड्रग्स हैं, चाहे वो एनिमल ड्रग्स सोर्स है या हर्बल है, दोनों का सीधा संबंध किससे है? भूमि से। आप कहोगे कैसे? इनका तो समझ में आता है हर्बल ड्रग्स क्योंकि वो जमीन में उगती है, लेकिन एनिमल ड्रग्स का कैसे है? इस तरह से कि आप इससे समझिए कि आपका जो भी द्रव्य है वो भूमि में उगा, आपने उसको कलेक्ट करा, दैट इज हर्बल ड्रग। जानतव द्रव्य क्या है? जानतव हम कब कलेक्ट करेंगे? जब वो पुष्ट होगा, वो पर्टिकुलर जिसका भी हम किसी का रक्त ले रहे हैं या किसी का दूध ले रहे हैं या कोई भी चीज ले रहे हैं, वो कब पुष्ट जानतव की तो लोगे, पुष्ट एनिमल की तो लोगे, बीमार की तो नहीं लोगे। अब पुष्ट एनिमल कब होगा? जब वो आपकी हर्ब्स खाएगा या वो भूमि में से उगे हुए पेड़ पौधों का भक्षण करेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे सारे द्रव्य भूमि से रिलेट करते हैं, क्योंकि एनिमल्स अपने 99% अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित हैं और पेड़ पौधे भूमि पर आश्रित हैं।
तो सबसे पहले जो द्रव्यों का संग्रहण करेंगे उसमें हम सबसे पहला स्टेप है कि भूमि की परीक्षा, कि हमें कौन सी तरह की भूमि में से कौन से द्रव्यों का कलेक्शन करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है सभी 5 भौतिक हैं और ये टोटली डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर। और प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट आर बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल, कि प्रॉपर्टीज जैसी जगह पे जैसी भूमि में आपका प्लांट होगा उसी तरह की प्रॉपर्टीज, जैसी प्रॉपर्टीज सॉइल की होंगी वैसे ही लगभग आप मान के चलिए कि प्रॉपर्टीज आपके प्लांट की भी होंगी। Its quality differ depending upon the predominant of the महाभूत present in that particular soil. अब हर एक जगह की अलग अलग क्यों हो जाएंगी कि हमने कुछ जो है आपके यहाँ से हिमालयन रीजन से कलेक्ट करी, कुछ आपने लोअर रीजन से कलेक्ट करी, लेकिन उनकी क्वालिटीज में डिफरेंस आ जाता है। कारण क्या है कि वहां की सॉइल में भी पंच महाभूत का डिफरेंस आएगा। अब महाभूत की वृद्धि और ह्रास के अनुसार भूमि को 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला है पार्थिव, जिसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि पथरीली होगी वो जमीन, उसमें बड़े बड़े वृक्ष होंगे, घास अच्छे से घास होगी। जलीय होगी, जलीय में क्या होगा कि वो चिकनी होगी। When you will touch, you will feel coldness, मिट्टी आपको ठंडी लगेगी। अब पतली धूप, हार्ड ग्रासेस नहीं मिलेंगे आपको, हल्के मृदु धान्य उपलब्ध मिलेंगे वहां पर। कोमल वृक्ष होंगे जो आसानी से उखड़ जाएंगे। इसी तरह से आग्नेय प्रधान, उसमें छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, पांडु वर्ण की होगी, छोटे छोटे वृक्ष होंगे। वायव्य में क्या होगा, बहुत रूखी राख जैसे कलर की और अल्प रस, जैसे आपका बबूल कीकर, ये जो है ये अल्प रस युक्त है। इसी तरह से आकाशीय आएगी, मृदु होगी, विषम होगी और गड्ढों से युक्त। अब नेक्स्ट आता है कि आपने उसमें सॉइल में आपने प्लांट को मतलब हमने प्लांट का जो रस गुण वीर्य विपाक या जो प्लांट की क्वालिटीज हैं वो डिपेंड करती है सॉइल से। एक शब्द आता है पादप। पादप हम किसे कहते हैं, प्लांट्स को, वृक्षों को। पादप वृक्षों को कहा जाता है क्योंकि वे अपनी मूल मतलब पैर, पादप, वो अपनी मूलों द्वारा जल पीते हैं। वो अपनी मूलों द्वारा जल पीते हैं और जल में कोई व्यक्त रस नहीं है। जल के अंदर कोई भी व्यक्त रस नहीं है और भूमि के संपर्क में आने से उसमें उसी रस की अभिव्यक्ति होती है जिस रस की प्रधानता उस पर्टिकुलर भूमि में होती है। इसी प्रकार पंचमहाभूत के हिसाब से 5 प्रकार की भूमि हुई। इसी प्रकार से रस के अनुसार 6 प्रकार की भूमि मानी जाती है। अब इसका ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई जो हम अभी तक टेक्स्ट में पढ़ते आ गए हैं। मेरे ख्याल से सभी जितने भी लोग हैं वो सब साइंस के स्टूडेंट्स रहे होंगे, 12th तक साइंस रही होगी। ये रस की अभिव्यक्ति कैसे होती है? हम रस की अभिव्यक्ति करते हैं, कैसे रस की अभिव्यक्ति होती है कि एक जगह में आपने पृथ्वी है, उसमें आपने उसके अंदर जल भी है और जब उससे पेड़ निकलता है तो हम उस पेड़ को देख के उसके उस भूमि की रस की अभिव्यक्ति कर देते हैं। हाउ इट हैपेंस? इट इज सिंपली आपका फिजिक्स है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। आपका जो भूमि है वो कैसा फील्ड है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। भूमि जो है हमारी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और रस की जो अभिव्यक्ति वृक्ष में हो रही है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट। जो रस की अभिव्यक्ति आपके उसमें हो रही है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट। आपका पादप कभी नीचे की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, हमें पादप हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता दिखता है। वो बात दूसरी है कि हम कलेक्शन उसके पार्ट का कौन सा, चाहे वो अंडर द उसके ले रहे हैं
या ऊपर का ले रहे हैं, लेकिन जो रस की अभिव्यक्ति आपको वृक्ष के अंदर दिखाई देती है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि ये कोई भी चीज हाइपोथेटिकल नहीं है। ये चाहे आपका पार्थिव जो आपको पंच महाभूत की अभिव्यक्ति बताई जा रही है, चाहे वो रस की उत्पत्ति बताई जा रही है, तो रस और वे पंच महाभूत की जो आप अभिव्यक्ति जब लेंगे तो दैट इज द एंड रिजल्ट, पहली चीज। तो हमने पहले दो चीजें समझी कि पंच महाभूत के हिसाब से 5 प्रकार की तो हमारी भूमि हुई, रस के अनुसार हमारे पास 6 प्रकार की भूमि। अब तीसरी बात कि हमें कौन सी जगह की द्रव्य लेने, कौन सी जगह से कलेक्शन करना चाहिए। भूमि तो हमें पता चल गई, लेकिन व्हाट शुड बी द आइडियल कंडीशंस फॉर कलेक्शन ऑफ द ड्रग। नंबर 1, जहां से हम कलेक्शन कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा गड्ढे, गड्ढे का ये नहीं है कि आप जंगल से कलेक्ट करने जाओगे तो नेचुरली वहां गड्ढे मिलेंगे। गड्ढों का मतलब है कि ऐसे गड्ढे ना हो कि जिनमें आप गिर जाएं और आपको निकलना भारी हो जाए, ऐसे गड्ढे नहीं, या ऐसे कोई गड्ढा नहीं कि जिसमें बहुत ज्यादा अंदर गड्ढे में कोई जानवर गिर के मरा हो। गड्ढों का मतलब ये है कि वो ऊपर खाबड़ जमीन तो होगी, आप समतल जमीन नहीं मिलेगी, लेकिन इट शुड नॉट हैव दैट बिग ऑफ स्पेस। सबसे दूसरी बात, बहुत बड़े बड़े वहां पे चट्टान नहीं होने चाहिए। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं इवन सी सरफेस हमें मिले, वहां से हमें प्लांट्स का कलेक्शन करना चाहिए। दूसरी चीज कि प्लांट्स का कलेक्शन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमें कितने ही रसयुक्त दिखाई दे रहे हैं, कितने ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से नहीं करना चाहिए? फ्रॉम द टेम्पल्स, फ्रॉम द बरियल लैंड्स, फ्रॉम द फ्यूनरल लैंड्स। हमें वहां से प्लांट्स का या ड्रग्स का कलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम वहां से कलेक्शन करते हैं तो वो हम मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जब हम बात एनर्जी की करते हैं तो उधर की इन सब जगहों की जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज वेरी मच नेगेटिव। आप ये कहोगे कि मंदिर के अंदर से तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, चलिए बरियल और वहां से तो मान लेते हैं। मंदिर के अंदर नेगेटिव एनर्जी मिलती है, जब आप मंदिर के बाहर आते हैं तो वहां से कलेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि आप जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वहां से लेके जा रहे हैं वो आप वहां छोड़कर आते हो, वहां से पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हो। तो उसके आसपास का जो एरिया है दैट इज नेगेटिव। अंदर पॉजिटिव है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अंदर आप पॉजिटिव जाएंगे, वहां से आप जो प्रसाद लेकर आते हैं दैट इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, बट the area, the energy aura of that particular area is not considered to be good for the medicinal point of view. Next आता है आपका कि कैसी होनी चाहिए सॉइल। अब आपने कलेक्शन चले गए हम कलेक्ट करने के लिए, अब हम वहां जाके देखते हैं कि मिट्टी कैसी है। मिट्टी के लिए हमें देखना है कि मिट्टी जो सॉइल शुड नॉट बी सैंडी, रेतीली नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा एल्कलाइन होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा सॉल्टी होनी चाहिए, ना तो नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना क्षार की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा गीली होनी चाहिए, मैशी होनी चाहिए, और ना बहुत ज्यादा ड्राई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए फिर? इट शुड बी सॉफ्ट, आपको टच करें तो आपको मुलायम लगे। फर्टाइल होगी, फर्टाइल तो आप कहोगे कि मैडम कैसे पता कर सकते हैं फर्टाइल को? तो नहीं, आप टच करके तो पता कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट लग रही है। दूसरा कलर आप देख सकते हैं, कलर उसके आपको ब्लैकिश, रेडिश या लिटिल बिट व्हाइटिश की तरफ मिले। आप सरफेस शुड बी इवन, आप एक बार उसको हाथ से समतल करें तो आपके वो आसानी से समतल हो जाए। इट शुड बी इवन, और वहां पर आप देखोगे कि घास खूब होनी चाहिए, खूब घास होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये तो हमने कलेक्शन, हमने जगह भी चुन ली, पहले हमने भूमि का चुनाव कर लिया, फिर हमने उसके हिसाब से पंच भौतिक के हिसाब से या रस के हिसाब से हमने भूमि, हमें जैसी ड्रग कलेक्ट करनी है उसके हिसाब से भूमि का भी चुनाव कर लिया। अब हमने वहां के जाके उसकी मिट्टी का भी चुनाव कर लिया। अब हम जाके किसी से वहां से कलेक्शन कैसे करेंगे? तो जब हम कलेक्शन के लिए हमें लिखा होता है, हम लिखते हैं कि भाई अ पर्सन शुड टेक अ प्योरिफाइटरी बैथ, उसको एक अच्छे से नहा धो के पूजा करके तब उसको कलेक्शन के लिए जाना चाहिए।
और कलेक्शन करते समय उसको स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आप या तो ईस्ट फेसिंग रखें अपना चेहरा या नॉर्थ फेसिंग रखें। आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई ईस्ट फेसिंग एंड व्हाई नॉर्थ फेसिंग, ये बाकी वेस्ट और दक्षिण दिशा को क्यों छोड़ दिया गया है। बेसिकली क्या है कि आप किसी से जब कोई चीज मांगने जाते हैं तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट हम्बल। आप उस वृक्ष से कुछ चीज मांगने जा रहे हो, आप उसको कुछ देने नहीं जा रहे हो, आप उससे कुछ मांगने जा रहे हो। तो पहली बात है आपको यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी पोलाइट। और क्यों कहा गया है कि टुवर्ड्स फेसिंग द ईस्ट। ईस्ट पूर्व दिशा का जो आधिपत्य माना गया है वो सूर्य भगवान को माना गया है, विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप पूर्व दिशा में सूर्य को नमस्कार करके तब आप कह रहे हो कि भगवान जो मैं औषधि उखाड़ के ले जा रहा हूं वो मेरी संग्रहित भी ठीक प्रकार से रहे और वो पेशेंट के लिए यूजफुल भी हो। सेकेंडली, चलिए ईस्ट का तो मान लिया हमने, व्हाई नॉट हम वेस्ट में क्यों नहीं करते हैं। वेस्ट में यही एनर्जी वो अपने लेवल्स पे डाउन जा रही है। तो आप कहां से चीज कलेक्ट करना चाहोगे, जहां से एनर्जी का लेवल ऊपर उठ रहा है या जहां एनर्जी का लेवल खत्म हो रहा है। नेचुरली हम वहां से इकट्ठा करना पसंद करेंगे जहां एनर्जी का लेवल अपग्रेडेड है। इसलिए हम ईस्ट को प्रेफर करते हैं, वेस्ट को प्रेफर नहीं करते। अब बात आती है नॉर्थ और साउथ की। नॉर्थ अगेन माना जाता है आधिपत्य चंद्र का। और आप जब इनका पंचविद कषाय कल्पना और ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि दे आर रिलेटेड विद मून। मून से क्या, सोम, चंद्रमा में शीतलता, आप आग्नेय, तो आपके दो ही वो चीजें आप यदि आप देखते हो तो दो ही है, या तो उष्णवीर्य द्रव्य है या शीतवीर्य द्रव्य है, इनके बीच के द्रव्य नहीं है। ईस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द हाई एनर्जी। उष्णवीर्य द्रव्यों का यदि हम और ज्यादा डीपली एलोबरेट करें तो उष्णवीर्य द्रव्यों के जब भी हम कलेक्शन करें वी शुड वो हमारा फेस हमेशा ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। जब भी हम शीतवीर्य द्रव्यों का कलेक्शन करें तो हमारा जो फेस है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए, शीतवीर्य होना चाहिए, क्योंकि उस दिशा के जो आधिपत्य हैं वो चंद्र भगवान है या चंद्रमा है। नेक्स्ट आता है कि हमने कलेक्शन करा। फिर तीसरा है कि हम कभी भी कलेक्शन करने जा सकते हैं। हम अर्ली मॉर्निंग चले जाएं, हम लेट नाइट में चले जाएं, हम शीतल हमें द्रव्यों का लेना है तो क्या हम रात में तोड़ने चले जाएं? नहीं। दे हैव डिस्क्राइब्ड द टाइम आल्सो कि आप किस टाइम में क्या चीज का कलेक्शन करें। उन्होंने स्पेसिफिकली यदि आप थोड़ा सा दर्शन, क्योंकि आपका जो आयुर्वेद है वो केवल मेडिसिनल नहीं है, इसके साथ दर्शन शास्त्र भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ ज्योतिष भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि बेस्ट है कलेक्शन का यदि आप देख के जाते हैं कि पुष्य नक्षत्र हो या हस्ता नक्षत्र हो या मार्गशीर्ष नक्षत्र हो या अश्वनी नक्षत्र हो। ये 4 नक्षत्र ऐसे हैं कि इनमें यदि आप ड्रग का कलेक्शन करते हो तो प्लीज मतलब इसमें जो आपका ड्रग है उनमें एक्टिव प्रिंसिपल्स ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं एज कंपेयर टू अदर टाइम। क्योंकि कुछ नहीं है, इट इज सिंपली द विच इज द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग। आप एनर्जी ही अलग अलग हिस्सों से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो मार्गशीर्ष, पुष्य, हस्ता, अश्विनी, ये 4 नक्षत्र ऐसे ही माने गए हैं जिनमें हमें अपने जो भी हम ड्रग्स का कलेक्शन करते हैं उनमें एक्टिव प्रिंसिपल्स ज्यादा। चलिए अब हमने ये भी हमें हो गया कि हमें अब ये चीज यहां से लेनी है। तो क्या हम गए और हम कोई भी पार्ट कभी भी कलेक्ट करके ले आए? एक बहुत छोटी सी लाइन विशेषज्ञ कल्पना की किताबों में मिलती है, आप औषधि का चयन तब करें या औषधि को तब उखाड़े जब वह औषधि अपने पूर्ण रूप से रस गुण वीर्य विपाक से युक्त हो।
अब ये लाइन में रस कैसे देखें कि भाई ये अपने पूर्ण रस से वापस को पैरामीटर तो नहीं है कि भाई ये इसमें इतना हमने निकाला उसका कि भाई अब ये रस से पूर्ण है, अब ये विपाक से पूर्ण है, अब ये वीर्य से पूर्ण है, ये तो हमारे पास नहीं है पैरामीटर। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो आचार्यों ने उसे बहुत अच्छे से एलोकेट किया है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शाखा का आपको कलेक्शन करना है तो आप उसका वर्षा ऋतु में करें। उसी प्रकार चरक, आचार्य चरक भी ये कहते हैं कि वर्षा या बसंत ऋतु। उन्होंने एक और ऐड कर दी, वर्षा और बसंत ऋतु। आप जानते हैं कि व्हाई दे हैव टेकन वर्षा एंड बसंत ऋतु? नाउ लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। Madam, should I explain it here now? Should I explain it here or I should take it later? नहीं मैडम, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी मैम। मतलब मैं ये इसको अभी एक्सप्लेन कर दूं या बाद में? नहीं अभी कर सकते हैं मैम। नहीं अभी कर सकते हैं। जी मैम। हम शाखा को क्यों लेते हैं वर्षा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु में यदि आप शाखा लेते हो तो यू विल फाइंड इट ड्राई। आपका जितना भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज हैज बिकम इन द ड्राई फॉर्म। आपको नहीं पता कि हम इसे पानी में कितनी देर डुबोएंगे, उसके बाद ये इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वर्किंग कैपेसिटी में आएगा। जब वर्षा ऋतु होती है या बसंत ऋतु होती है, आपका जो टहनी है या आपकी जो शाखा है या जो तना है उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्योंकि मॉइस्चर फॉर्म में रहता है, पूरा हाईली एक्टिवेटेड रहता है। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को कि आप सब लोग यदि घर में कभी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को यूज करो तो वो इनर्ट पड़ा रहता है यदि आप उसे जब तक उसमें रखते हो डिब्बे में, लेकिन जरा सा उसे पानी में डालो, इट स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग। द सेम थिंग इज हियर कि आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट बिल्कुल इनर्ट पड़ा हुआ है इन ग्रीष्म ऋतु, लेकिन जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आता है इट स्टार्ट्स एक्टिवेटेड, पूर्ण एक्टिवेशन हो जाता है। और आचार्यों का मत यहाँ पर यही है कि रस गुण वीर्य विपाक से पूर्ण हो, वो अपनी कार्यकारी क्षमता में पूर्ण रूप से हो। इसीलिए शाखा का या तने का कलेक्शन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि आप या तो वर्षा ऋतु में करिए या बसंत ऋतु। दे आर वेरी क्लियर। सेकेंडली हम आते हैं, अब इसी के कंपैरिजन में हम मॉडर्न साइंस में लेते हैं। कलेक्शन तो वहां भी करते हैं वो लोग, वो कलेक्शन कब करते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है कलेक्शन का? दे डू कलेक्शन इन ऑटम और इन विंटर। They do collection in autumn or rarely in winter. The same thing. Secondary collection है हमारा पत्र का, पत्र। फिर वही लाइन आती है कि पत्र का कलेक्शन कब करेंगे? अगेन वर्षा ऋतु में करेंगे, वर्षा या बसंत ऋतु में करेंगे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं वर्षा में करिए, चरक आचार्य चरक कहते हैं वर्षा और बसंत में करिए। लेकिन भाव प्रकाश जी इसमें थोड़ा सा मतांतर रखते हुए कहते हैं कि आप ग्रीष्म ऋतु। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इसका भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। वर्षा ऋतु का मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब वो कहते हैं कि जो वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में जो आपके छोटे छोटे पत्र निकल रहे हैं, क्या आप उनका कलेक्शन करेंगे? आप पेड़ से पत्ते तोड़ने गए, आप कौन से पत्ते तोड़ोगे? पहली चीज है, हम शाखा तोड़ने गए तो हम कौन सी शाखा तोड़े? कलेक्शन का टाइम तो पता चल गया कि वर्षा ऋतु में हम गए कि जी हम शाखा तोड़ के लाएंगे या हम तना तोड़ के लाएंगे, लेकिन कौन सी शाखा तोड़े? कुछ पतली है, कुछ मोटी है, तो सारी शाखाएं तोड़ लें? नहीं। क्या हम सारे पत्ते तोड़ लें? अगेन आंसर इज नो। अब आप थोड़ा सा इसका साइंटिफिक रीजन समझिए। हम लोगों ने सबने बचपन में फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल पढ़ा। जब पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती हैं तो क्या एकदम छोटी सी पत्ती निकलते के साथ फोटोसिंथेसिस शुरू कर देती है? जब अभी तक वो पूरा अपना ग्रो नहीं करती है, वो स्टार्टिंग फेज में। हम कहते हैं ना कि आप लोग थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप फुल स्विंग में नहीं आए हैं,
वो फोटोसिंथेसिस तो पहले दिन से शुरू कर देती है, बट दे हैव नॉट अटेन टू देयर मैक्सिमम लिमिट। हमें ऐसी पत्तियों का कलेक्शन करना है जिनमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम लिमिट पर है, मैक्सिमम टाइम पे वो एक्टिवेटेड है। हमें उनका कलेक्शन बिल्कुल नहीं करना है जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, हमें छोटी छोटी पत्तियों का कलेक्शन नहीं करना है। अब मैडम हम कैसे पहचाने कि ये छोटी पत्ती, तो आपने मना कर दिया कि हम नहीं कलेक्ट कर रहे, अब हमें कैसे पता चले कि ये पत्ती इस जो हमने पत्र लिया है या लीफ लिया है, ये इसमें क्लोरोफिल फुल्ली एक्टिवेटेड है? वेरी इजी आंसर। जब हम लोगों ने क्लोरोफिल पढ़ा है तो हमने साथ में पढ़ा होगा कि नीचे जो एजिंग होने लगती है लीव्स की, वो अपने जहां से स्टेम से या ब्रांच से जुड़ी हुई है, वहां पर वो एक येलो कलर का एक छोटा सा घेरा बनाना शुरू करती है बिफोर फॉलिंग। उस येलो घेरे के बनने से पहले आपका जो इससे स्टेम और लीफ जुड़ा हुआ होता है वो पॉइंट येलो होता है। घेरा बनने से पहले आपका जहां से स्टेम और लीफ जुड़ा हुआ है वो लीफ का जगह थोड़ी सी पीली होनी शुरू होती है। दैट इज द राइट टाइम टू कलेक्ट द लीफ, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुकी है। अब उसका डिटोरिएशन का टाइम हो गया, अब उसकी एजिंग शुरू होने वाली है। दैट इज द टाइम व्हेन वी हैव टू कलेक्ट। हमें छोटी पत्तियों का कलेक्शन नहीं करना। द सेम थिंग इन द ब्रांचेस। जिन ब्रांचेस में आपको अभी छोटे छोटे कोपल फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन ब्रांचेस का कलेक्शन नहीं करना। उसमें से तो भी ब्रांचेस निकलेंगी, उसमें से भी पत्तियां निकलेंगी। एक ब्रांच के बाद हमें देखता है कि कुछ टाइम के बाद उसमें से ना कोई छोटे छोटे कोपल निकल रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहा है, वो ब्रांच हमें लेनी है। दैट इज द राइट टाइम टू कलेक्ट दैट पर्टिकुलर ब्रांच। सेकंड आता है, इसी तरह से हम आते हैं मूल पर। मूल के लिए लिखा है आचार्य सुश्रुत ने कि प्रावट में लीजिए, और आचार्य चरक कहते हैं शिशिर या ग्रीष्म ऋतु में। महाप्रकाश जी भी कहते हैं कि शिशिर ऋतु में करिए। मॉडर्न के हिसाब से इसे ऑटम या स्प्रिंग में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हम ग्रीष्म ऋतु में मूल का कलेक्शन क्यों करें? अब क्यों ना सर्दी में करें? क्या दिक्कत है? मूल तो वैसे ही गर्मी में रहनी है, वैसे ही सर्दी में रहनी है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मूल आपका रूट्स गेट मोर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग समर्स। रीजन कि आपके जो वाटर लेवल है वो नीचे चला जाता है। अपने सर्वाइवल के लिए रूट्स ज्यादा एक्टिव हो जाती है, वो पानी का एब्सॉर्प्शन करने के लिए वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए वो पानी को अवशोषित करने के लिए डीप सीटेड होती हैं। एंड दैट इज द राइट टाइम कि आपकी जो मूल है मैक्सिमम एक्टिवेटेड होगी, एंड इट इज मिनिमम एक्टिवेटेड इन द रेनी सीजन। इसीलिए कहा गया है कि आप जो है, फिर वही चीज आती है कि वहां पर उनका तात्पर्य जो हमारे आचार्यों ने कहा है कि रस गुण वीर्य विपाक से युक्त होने चाहिए। उनका मतलब ये नहीं है कि हम कैसे नहीं था, उनका सिर्फ ये है कि दैट पर्टिकुलर प्लांट पार्ट शुड बी एक्टिवेटेड टू इट्स मैक्सिमम। तो दूध का कलेक्शन हम कब करेंगे? ग्रीष्म ऋतु में। क्यों करेंगे? बिकॉज इट इज ऑन इट्स पीक। फिर इसी तरह से आता है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में थोड़ा सा मॉडर्न वाले जो आपका कलेक्शन करते हैं रूट्स में, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो उन्होंने कहा कि हम ग्रीष्म ऋतु का भी थोड़ा सा मानते हैं, ऑटम और स्प्रिंग में मानते हैं। कि उन्होंने एक और उसमें ऐड किया है कि हम तब करें कि जब लीव्स पूरी आ चुकी हों, फल पूरे आ चुके हों और राइट हो चुके, तब हम रूट्स का कलेक्शन करें। दूसरा उन्होंने एक और दिया कि यदि रूट्स मोटी है, यदि आपकी रूट्स बहुत ज्यादा मोटी है, तब क्या करें? क्या आप पूरा पेड़ उखाड़ लें? तब उन्होंने कहा कि यदि रूट्स पूरी तरह से मोटी हैं तो आप केवल रूट की बार्क लीजिए, रूट की त्वक लीजिए, ठीक है। यदि पतली है तब क्या करें? आप कंप्लीट रूट लीजिए। और यदि रूट्स बहुत छोटी छोटी हैं और सिलेंड्रिकल है, हम एक जब छोटे होते थे तो मुझे नहीं मालूम है कितने बच्चों को याद है, एक टैप रूट पढ़ते थे, एक रूट्स फैल जाती थी, उस तरह से पढ़ते थे।
टैप रूट में तो आपको बता दिया कि आपकी पतली है तो आप कंप्लीट रूट ले लीजिए, थिक है, टैप रूट यदि थिकंड हो गई है तो आप उसके बार्क ले लीजिए। लेकिन एक जो जैसे घास उगती है ना, उस तरह की यदि रूट प्लांट की रूट है, तब क्या करें? तब क्या केवल रूट लें? नो, मॉडर्न साइंस कहती है कि यदि रूट्स फैली हुई हैं और बहुत बारीक हैं, देन यू हैव टू कलेक्ट द कंप्लीट प्लांट। देन यू हैव टू कलेक्ट द कंप्लीट प्लांट। यदि शॉर्ट है और सिलेंड्रिकल है रूट्स, तो आपको कंप्लीट प्लांट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पार्क। पार्क में हम बात करते हैं कि मॉडर्न साइंस कहते हैं कि बार्क का कलेक्शन हम कब करेंगे? प्रायर टू स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन से पहले करेंगे या स्प्रिंग सीजन के खत्म होने के बाद करेंगे, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्क। और यहाँ पर हमें क्या कहा जाता है कि आचार्य सुश्रुत कहते हैं शरद ऋतु में करिए, और आचार्य चरक का भी सेम मत है कि आप शरद ऋतु में। नेक्स्ट आता है आपका कंद, ट्यूबर्स। अगेन अ लिटिल बिट डिफिकल्ट कि हम कैसे ट्यूबर्स का कलेक्शन करेंगे, कैसे हम ये मान लें कि ये ट्यूबर पूरा हो गया है। ट्यूबर्स का कलेक्शन आचार्य सुश्रुत कहते हैं इट शुड बी डन इन शरद ऋतु, और आचार्य चरक कहते हैं हेमंत ऋतु। लेकिन आप मुझे मैडम, कैन द स्टूडेंट्स इंटरेक्ट? हेलो? हाँ जी मैडम, स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, मैंने चैट बॉक्स में अभी उनको क्वेश्चन लिखने के लिए कहा है। एंड ऑफ द सेशन में वो क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे मैम, और सीधे भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स जी। क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन ये था कि यदि इस चीज को ये लोग समझ लेंगे कि हम ट्यूबर्स को कब कलेक्ट करें, क्योंकि इट इज अ वेरी स्मॉल नॉलेज वी आर क्लियर। हम लोगों ने क्लास 4th और 5th में पढ़ा है, जिसे हम आज अप्लाई नहीं कर रहे। क्योंकि ट्यूबर्स का कलेक्शन कैसे होता है, ट्यूबर्स में फूड कैसे कलेक्ट होता है। माय फर्स्ट क्वेश्चन कि कलेक्शन कैसे होता है ट्यूबर्स में। यदि ट्यूबर की ही आपको पत्तियां कलेक्ट करनी हो तो आप कैसे कलेक्ट करोगे? सिंपल मैं पूछ रही हूँ कि आप ये अरबी सब लोग खाते हैं, ट्यूबर है, लेकिन ट्यूबर के उसके पत्ते भी आप कलेक्ट करते हो, तो हाउ यू विल जज कि अब हमें ट्यूबर के पत्ते कलेक्ट कर लेने चाहिए। और ट्यूबर का हम कैसे पता करेंगे कि अब ये ट्यूबर अपने रस गुण वीर्य विपाक से युक्त हो गया है? बहुत छोटा सा फंडामेंटल है, आप लोग ने पूछे, मैं आप लोगों को फिर भी क्लियर कर देती हूँ। बहुत छोटा सा फंडामेंटल है। जब एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस में वो जो भी अपना फूड बनाता है, सबसे पहला वो काम करता है अपनी ग्रोथ के लिए। उस फूड का यूटिलाइजेशन वो क्या करता है? अपनी ग्रोथ के लिए। सेकेंड वो करता है अपने ग्रोथ के लिए, अपना जो उसने सेकेंड करेगा वो फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग के बाद थर्ड वो यूज करेगा उस फूड को फर्टिलाइजेशन के लिए या फ्रूट बनाने के लिए। अब जो बाकी बच गया वो कहाँ जाएगा? वो आपके जितने भी पार्ट्स में वो कलेक्शन कर सकता है, कुछ में वो ट्यूबर के रूप में कलेक्ट होता है, कुछ का कलेक्शन वो लीव्स में होता है फूड का। वो एक्सेस फूड मटेरियल जो बन गया है वो वहां पे कलेक्ट होना शुरू होता है। और एक लिमिट आती है कि वो ना कलेक्शन के लिए उनके पास स्पेस होती है, ना वो फूड फोटोसिंथेसिस, जैसे कलेक्शन के लिए स्पेस नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसिस को भी हैम्पर करने लगता है। दैट इज द राइट टाइम टू कलेक्ट द लीव्स, कि आपने किसी ऐसे प्लांट का कलेक्शन कर रहे हो जिसमें आपको ट्यूबर भी खाना है और आपको लीफ भी खानी है। तो आप जब देखेंगे कि अब इसका लीफ का ना तो साइज बड़ा हो रहा है, और अब द सेम थिंग कि वो वहां पे स्टेम से येलो होनी शुरू हो जाएगी, बहुत लाइट डिस्कलरेशन होगा। आप बार बार पत्ती को देखेंगे, तब आपको जाके एक्सपीरियंस होगा कि हाँ अब हमें समझ में आ गया। सिंगल स्ट्रेच में आपको लगेगा नहीं ये तो हल्का सा हरा हुआ है, हल्का सा पीला है। वो हल्का हरा और हल्का पीले में आपको अंतर आना चाहिए, वो अंतर करना सीखना पड़ेगा, और वो अंतर आप बार बार प्रैक्टिस में आएंगे तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट है, उसके बाद आपका आता है छीड़।
जो हम शील वर्ग की ड्रग्स है, वो जब शील कब कलेक्ट करेंगे? अगेन आचार्य सुश्रुत का मत है हेमंत ऋतु में, और आचार्य चरक का मत है कि ये शरद ऋतु में। इसी तरह से सार क्या चीज है? सार इज द हार्डवुड। सार का कलेक्शन होगा आपका हेमंत ऋतु में अकॉर्डिंग टू चरक, और बसंत ऋतु में अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत। लेकिन अब नेक्स्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पुष्प का कलेक्शन। पुष्प का कलेक्शन कब होना चाहिए? पुष्प का कलेक्शन के लिए आचार्य चरक का बिल्कुल क्लियर कट मत है कि अकॉर्डिंग टू द फ्लावरिंग सीजन ऑफ द प्लांट। अकॉर्डिंग टू द चरक इट इज क्लियर कि इट शुड बी डन एट द टाइम अकॉर्डिंग टू द फ्लावरिंग सीजन। मॉडर्न वालों का थोड़ा सा अंतर है कि एट द टाइम ऑफ ब्लूमिंग और हाफ ब्लूमिंग हुई हो या कंप्लीट ब्लूमिंग हुई हो। उन्होंने 3 टाइम बताए कि या तो फूल खिलने वाला हो, या आध खिला हो, या पूरी तरह से खिल गया हो। इन तीनों टाइम में आप कभी भी कलेक्शन उसका कर सकते हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन है कि कब करें? यदि आपने जैसे ही खिलने वाला हुआ और आपने कलेक्शन कर लिया, तो आपने उस पर्टिकुलर प्लांट की फ्रूट को रोक दिया, फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी। उस पर्टिकुलर प्लांट की फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि फ्रूट फॉर्मेशन तो आफ्टर फ्लावरिंग ही होगी। फर्टिलाइजेशन तो इट विल अकर आफ्टर फ्लावरिंग। तो इट इज द बेस्ट इज आफ्टर द कंप्लीट ब्लॉसम, जब पूर्ण रूप से खिल जाए तब हम उसका फ्लावर का कलेक्शन करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा फूल तो पूरा खिल गया, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि अभी हम इसे तोड़े या ये इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट? जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट जो है नीचे से जहां आपका कैलिक्स होता है वो आपका हार्डेंड अप होने लगता है। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल व्हाइल प्लकिंग द प्लांट्स। आप उसको पूरा तोड़िए, आप उसको कंप्लीट तोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। कुछ होते हैं फूल बड़े आसानी से टूटते चले जाते हैं, जो फूल आपके आसानी से टूटते जा रहे हैं आप उन्हीं को तोड़िए। जो थोड़े से आपको लगता है इट इज डिफिकल्ट टू प्लक, छोड़ दीजिए। वहां फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वहां फ्रूट बनेगा, वहां सीड्स भी बनेंगे, आप छोड़ दीजिए उस प्लांट को। नेक्स्ट आता है आपका फल। फल के लिए भी आचार्य सुश्रुत का मत है ग्रीष्म ऋतु में करिए, और आचार्य चरक का मत है कि एज पर द फ्रूटिंग सीजन ऑफ द ईच प्लांट। नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा ये फ्रूट पूरा पक गया है या भी इसमें पकने की कुछ गुंजाइश है? द सेम मेथड हमने जो वहां पर अप्लाई किया था लीव्स के लिए, द सेम मेथड वी विल अप्लाई ओवर हियर। टिप पे से वो उसका डिसकलरेशन होना जब शुरू हो जाए और फूड जो आपका फ्रूट है उसकी लेंथ ना बढ़े, कई बार कहते हैं छोटा सा ही होता है और डिसकलरेशन स्टार्ट हो जाता है, हम इसीलिए छोड़े रखते हैं कि शायद ये बड़ा होगा। उसका एक्युमुलेशन, उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, वो आपको वहीं तोड़ लेना चाहिए, उसका कलेक्शन वो आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है पंचांग। पंचांग के लिए उन्होंने कहा है कि भाव प्रकाश जी ने कि शरद ऋतु इज द बेस्ट वन, आप उसमें कलेक्ट कीजिए। इसी के साथ भाव प्रकाश जी ने एक चीज पर और जोर दिया है कि रेनी सीजन इज द बेस्ट सीजन फॉर कलेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। कारण वो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि क्यों उन्होंने रेनी पार्ट के लिए कहा है, कहाँ वो एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आप सबको पहले उस चीजें कर चुकी हूँ। एंड इट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, शारदा संहिता में भी लिखा है कि एवरी पार्ट ऑफ ए प्लांट
should be collected after its complete maturation. जब तक वो कंप्लीट मैच्योर नहीं हो जाता आप किसी भी पार्ट को कलेक्ट मत करिए। तो मैच्योरेशन से मतलब वही है कि वो उसकी मैक्सिमम वर्किंग कैपेसिटी। इसी संदर्भ में एक चीज और आती है, आचार्य सुश्रुत के लिखते हैं कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू वीर्य कलेक्शन पे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि द्रव्य दो ही प्रकार के होते हैं, शीत वीर्य या उष्ण वीर्य। शीत वीर्य द्रव्यों का कलेक्शन शीत काल में करना चाहिए और शीत सौम्य भूमि से करना चाहिए, जैसे आपकी हिमालय हो गई। उष्ण वीर्य द्रव्यों का कलेक्शन उष्ण काल में करना चाहिए और आग्नेय महाभूत से युक्त भूमि वहां से करना चाहिए। इसी तरह से एक और जगह वर्णन आता है कि ये तो हर्ब्स का कलेक्शन हो गया। व्हाट अबाउट द एनिमल प्रोडक्ट्स? एनिमल प्रोडक्ट्स का कब कलेक्शन करना चाहिए? एनिमल प्रोडक्ट्स का कलेक्शन आप यंग स्ट्रॉन्ग एनिमल्स से लीजिए, पहली बात। दूसरी चीज, मिल्क, यूरिन और डंग आप तब इस्तेमाल करिए जब उस एनिमल का डाइजेशन या पूरा कंप्लीट हो चुका हो। जब तक उसका आहार पूरी तरह से ना पचा हो आप इन चीजों को कलेक्ट नहीं कीजिए। इसी तरह से आहार द्रव्यों के कलेक्शन के बारे में, ये तो था सब जितना अभी तक बताइए औषध द्रव्यों के कलेक्शन के बारे में। अब आहार द्रव्यों का कलेक्शन आप कैसे करेंगे? आहार द्रव्यों का कलेक्शन कैसे करना है? फ्रूट्स का कलेक्शन तब करिए जब वो पूर्ण रूप से पक हो चुके हो, एक्सेप्ट मिल्क। मिल्क का कलेक्शन कच्चा करेंगे। सेकेंड, लीफी वेजिटेबल्स का कलेक्शन करना चाहिए। आप बिल्कुल कर लीजिए उस सीजन की जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, लेकिन यदि वो उस सीजन में नहीं उगाई गई है, ऑड सीजन की है, दे शुड बी डिस्कार्डेड। वो आहार द्रव्यों में प्रयोग नहीं होने चाहिए। मूली का सीजन नहीं है फिर भी हम मूली के पत्ते खाएंगे, पालक का सीजन नहीं है फिर भी हम पालक खाएंगे। नो, यदि आप आहार द्रव्यों का कलेक्शन कर रहे हो, पालक आपको खाना है, आपको तो पालक जो उसका सीजन है उसी में उगाइए, उसी में खाइए। फिर ट्यूबरस वेजिटेबल का आप मैच्योर इमेच्योर ट्यूबर्स का नहीं उपयोग करिए, और सीजन्स में उगे हुए उनका भी नहीं करिए। और बहुत ज्यादा पुराने जो हो जाते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए हैं, उनका भी प्रयोग नहीं करना है। एक और लाइन आपको जब आप टेक्स्ट के थ्रू जाते हैं तो हमें एक चीज और सुनने को मिलती है कि वमन विरेचन वाले जो द्रव्य हैं उनका कलेक्शन हमें कब करना चाहिए? उनका कलेक्शन हमें वसंत ऋतु में करना चाहिए, वसंत ऋतु के अंत में। विरेचन वाले जो है कलेक्ट कहाँ से करने चाहिए? जहां पृथ्वी और जल महाभूत की अधिकता हो उसी भूमि से। वमन वाले जहां अग्नि और आकाश महाभूत की अधिकता हो। संशमन द्रव्य कहां से कलेक्ट करने चाहिए? जहां आकाश महाभूत की प्रधानता हो। और एक चीज लास्ट में कंक्लूड करने से पहले होंगी कि शरद ऋतु में औषधियां बहुत सरस होती हैं। सरस मीन्स दे आर फुल विद द रस गुण वीर्य विपाक। तो ये सबसे, यदि आपको कुछ याद नहीं रहता है तो इट इज द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट द ड्रग्स। थैंक यू मैडम। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पूछ लेती हूँ, चैट बॉक्स में तो कोई आया नहीं है क्वेश्चन। आप में से किसी को भी पार्टिसिपेंट में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अभी चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अपना माइक अनम्यूट करके अपना परिचय देते हुए भी आप अपना प्रश्न मैडम जी से कर सकते हैं। तब तक, जब तक आप प्रश्न पूछे तब तक मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। मैडम, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े सरल शब्दों में आपने बहुत अच्छा विषय का विवरण किया और हमें बहुत अच्छा लगा। और बल्कि मैं तो नोट्स बना रही थी लगातार कि कुछ लिखती भी जाऊं ऐसे, क्योंकि बहुत अच्छा लेक्चर था। मगर कई बार याद करते हैं तो आता नहीं है मैडम याद, तो फिर मैं
कुछ कुछ, जैसे आपने पादप का अर्थ बताया, पाद और अप, जो पैरों से पानी पीते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने काफी कुछ पढ़ा है मगर ये निरुक्ति मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा भी आपने ज्ञान वर्धन किया। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं अच्छा एक चैट बॉक्स में, ओके मैडम, बहुत ही अच्छा लेक्चर्स बता रहे हैं बच्चे पार्टिसिपेंट्स, और मैंने सोचा कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया है, तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने, आपका धन्यवाद कर रहे हैं मैडम सभी बच्चे। मैं एक अनुभव मेरा सभी स्टूडेंट से आपके ज्ञानवर्धन के अनुसार और आगे चिकित्सा करते समय भी ध्यान रखना चाहिए, उसके अनुसार मैं आप सभी को एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि हम इस बात को बहुत सारे लाइटली लेते हैं कि ठीक है द्रव्य ही तो लेना है। बहुत ज्यादा बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम औषधि लिख देते हैं, जो भी ओपीडी में मिलेगी, हम तो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में है वहां, तो वहां से पता नहीं किस ऋतु में आई होगी, कैसे उसको प्रिजर्व किया गया होगा, कैसे उसमें आगे समय अवधि क्या रही होगी, हमें कुछ भी नहीं पता है। मगर आप देखिए कि जब हम अंशांश कल्पना करके उस औषधि का प्रयोग करते हैं तो भी वो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देती है। तो इस तरीके से अपनी चिकित्सा में ली जाने वाली औषध कितने सारे पैरामीटर्स पे खरी न उतर के भी, कि भाई पता नहीं कब तोड़ी गई, पता नहीं कब रखी गई, पता नहीं किस, जैसे अपने वहां तो इमाम दस्ता चलता था पहले, अब मशीनों में वो इतनी स्पीड से पाउडर फॉर्म होती है या यवकूट होती है, तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ता था या पड़ता होगा, है ना। इस हिसाब से हम कुछ भी नहीं देखते, तो भी हमारे पेशेंट्स खासकर जो बहुत सारी पैथी से हमारे पास आते हैं कि चलो अभी हमें कुछ आयुर्वेद से भी करके देखना है, और वो ठीक हो रहे हैं, हो जाते हैं। तो वहां मैं समझती हूँ कि भी अगर हम ये सारे पॉइंट्स का मैडम जी ध्यान रखें तो कितना बढ़िया हो सकता है, बहुत ही बढ़िया हो सकता है। उससे संबंधी मैं एक आपको प्रैक्टिकल की बात बताना चाहूंगी कि जब मैं भूमि का एक ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि भूमि इतने प्रकार की है, भूमि में वही अनाज उगता है, मगर फिर भी उसकी क्वालिटी में बड़ा फर्क आता है। मैं जब जामनगर में एमडी करके जब जयपुर में आई तो हमने देखा कि राजस्थान में, जयपुर में कोई भी लोग चावल नहीं खा रहे हैं। तो हमें तो चावल में, गुजरात में तो चावल के बिना चलता ही नहीं है। हमने हर रोज एक छोटे नींबू जितने इतने से चावल तो खाने ही है, तो हमने तो चावल नहीं छोड़े, चावल खाना चालू रखा। हमारे शरीर में धीरे धीरे 5-6 महीने में सूजन आनी शुरू हो गई। हमने हाथ में एक रिंग पहनते थे, वो हमने उतार के रख दी, हम चावल नहीं छोड़ सके, रिंग ही उतार के छोड़ दी जिससे पता ही ना चले कि सूजन आ रही है। चावल फिर भी 2-3 महीने तक खाए, 3 महीने बाद इतनी सूजन आने लगी कि जोड़ों में दर्द होने लग गया, और सुबह सुबह हम आटा नहीं बना पाते थे, इतना मुट्ठी बंद नहीं हो रही थी हमारी, मगर हमने चावल नहीं छोड़े। तो एक चिकित्सक होते हुए, इतनी बातें समझते हुए, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को इसीलिए ये बता रही हूँ कि पथ्य पालन करना, उसको समझना बड़ा मुश्किल रहता है। अंत में हमने, हमारे कुछ साउथ इंडियंस यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में है, उनसे बात की कि आप तो साउथ से ही है, आपका तो मेन फूड चावल है, तो आप कितने चावल खाते हो या आपने चावल छोड़ दिए? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो थाली भर के खाते हैं। मैंने कहा भाई इतना ज्यादा खाते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, हमें क्यों हो रहा है? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जो चिकित्सा की दृष्टि से बहुत अच्छी है, जो आधुनिक विज्ञान कभी नहीं समझ सकता। उसमें उन्होंने बताया कि हम अपने साउथ से ही चावल उठा के लाते हैं, 25 केजी 30 केजी हर बार आते हैं तो उठा के लाते हैं। मैंने कहा हमें थोड़ा सा दे दीजिए, हम वही चावल बना के खाएंगे। तो हमने वो चावल बना के खाने शुरू किए, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही थी। तो आप सोचिए कि वो भूमि का उस द्रव्य पे असर आ रहा है, चावल वही है ना। अगर केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो वो एलोपैथी के अनुसार वो ही मिलेगा, चावल चावल है ना, वो कहीं का भी हो। तो इसलिए मैं सभी पार्टिसिपेंट से
एक तो मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि जैसे एक बार डॉक्टर बलदेव सर ने कहा था कि यहाँ इस लेक्चर में आने वाले पार्टिसिपेंट्स का आयुर्वेद के प्रति भक्ति है, आयुर्वेद के प्रति डेडिकेशन है, वो हम अपनी साइंस के लिए ये कर रहे हैं कि नहीं हमें तद्विध संभाषा करनी है, हमें सीधा सीधा जैसे कह सकते हैं हलवा मिल रहा है वो हमें लेना है। तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करती हूँ कि आप इस ज्ञान रूपी यज्ञ में लास्ट तक रहे और इन चीजों को समझ रहे हैं और इससे अपनी चिकित्सा में भी आप बहुत सारे रोगियों को लाभान्वित करेंगे। तो भूमि का इसीलिए मैंने छोटा सा उदाहरण आपके साथ शेयर किया, तो इसीलिए हो सकता है कि जितने भी पॉइंट्स मैडम ने बताए, कब तोड़ना, किस तरीके से तोड़ना, किस प्रकार की भूमि से तोड़ना, है ना, और इवन बीज बहुत अच्छा हो, उगाया गया है, वो जगह कैसी हो, और इसमें ऋतुओं का तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक इवोल्यूशन है। और आप सोचिए कि किसी भी आचार्य ने कितना ज्यादा उसके ऊपर विश्लेषण और अन्वेषण किया होगा, तब जाके एक फाइनल बात लिख रखी है कि ये कोई भी वृक्ष का पार्ट इस वाले ऋतु में लिया जाना चाहिए। तो ये काफी समय की वैज्ञानिक पद्धति से शोधने के बाद लिखा गया है। तो मैं यहाँ आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर हो सके तो अपनी प्रैक्टिस में कुछ मेडिसिन, चाहे पाउडर फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में हो, वो हमें अपनी बनानी चाहिए, है ना। और अपनी बनाने के बाद हम अगर इसका उपयोग करते हैं तो सच में बहुत ही अच्छा उसका उदाहरण हम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। इवन हमने कुछ पेशेंट्स के लिए यहाँ तक भी किया है कि भाई औषधि की एक दिन पहले जाके पूजा करके आनी, दूसरे दिन तोड़ने जानी, है ना। हमारे टीचर्स ने हमें ये प्रैक्टिकल भी करवाया था जामनगर में कि पहले दिन जाके पूजा ही करके आनी है और दूसरे दिन फिर उसका जो भी यूजफुल पार्ट्स है वो हमें अपने पेशेंट्स के लिए लेना है। तो मैं चाहूंगी कि हम इस तरीके से चिकित्सा में इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मैडम एक क्वेश्चन, मैम प्लीज एक्सप्लेन द वर्षा ऋतु को सर्वदोष। जी मैम, एक क्वेश्चन है डॉक्टर कल्पना पवार, वर्षा ऋतु को सर्वदोष प्रकोपक कहा है, तो इस ऋतु में लीव्स या दोष प्रकोपक तो नहीं होगा? एक क्वेश्चन है मैम। नहीं मैडम, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप इसको वहां से हटिए। वो वर्षा ऋतु प्रकोपक है, दोष प्रकोपक हम लोगों के लिए। वो दोष प्रकोपित किसका कर रही है? ह्यूमन बॉडी की दोष प्रकोपित कर रही है। प्लांट के कौन से दोष प्रकोपित करेगी? प्लांट का कौन सा दोष प्रकोपित होगा? वहां आप वात पित्त कफ कैसे बताओगे? वो तो आप उनकी कार्मुकता के हिसाब से बताओगे ना। एक ही प्लांट का अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करता है। कुछ कफवर्धन करेंगे तो दूसरा पार्ट उसका वातवर्धन करेगा। तो वहां पे दोष प्रकोपित, पहली बात तो ये कि आप इसको अपनी बॉडी से और प्लांट की बॉडी को अलग अलग कीजिए, क्योंकि प्लांट की बॉडी में रस की अभिव्यक्ति कहाँ से हो रही है? भूमि से हो रही है। भूमि में आपके दोष अभिव्यक्त नहीं हो रहे हैं। भूमि में जल जब पड़ रहा है वो अव्यक्त अवस्था में पड़ रहा है। जब वो भूमि के संपर्क में आ रहा है, वहां से जो रस निकल कर आ रहा है उसकी अभिव्यक्ति प्लांट में हो रही है। वहां पे वो प्रकोपित नहीं करेगा। यदि आपकी जब तक कब प्रकोपित करेगा? यदि आपका काल प्रकोपित हुआ है। जैसे इस टाइम कोविड-19 के टाइम में यदि आप कलेक्शन करेंगे ड्रग्स का, दैट इज रॉन्ग। जनपोध्वंस के काल में आप कोविड वो नहीं करेंगे कलेक्शन ऑफ द ड्रग्स। स्पेसिफिकली मेंशन्ड है चरक संहिता में कि आप नहीं कर सकते। आप उससे पहले कलेक्ट करके रखिएगा ड्रग्स। तो आप कौन से काल की करें कि आप यदि स्पेसिफिकली करें कि वर्षा ऋतु में, मैडम विल यू रिपीट द क्वेश्चन? कि वर्षा ऋतु को सर्वदोष प्रकोपक भी कहा गया है। ओके, वो को प्रकोपित करेगा, लेकिन आपकी बॉडी को प्रकोपित करेगा, पहली चीज। दूसरी, इस ऋतु में लीफ भी दोष प्रकोपित नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। वो तो आप जो चीज उसके लिए एनर्जेटिक है, आप सिंपल सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लीजिए। हमने कहा कि मूल का कलेक्शन हम ग्रीष्म ऋतु में करेंगे। क्या हम
खड़े हो सकते हैं, जितनी ग्रीष्म ऋतु में उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है इसकी मूल की, हम उतनी गर्मी में खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन वो उसके लिए मैक्सिमम कैटलिस्ट का काम कर रही है गर्मी, कि उसकी एक्टिविटी बढ़ा रही है। इसी तरह से यहाँ वर्षा ऋतु इनकी एक्टिविटीज को एनहांस कर रही है, ना कि उनको प्रकोपित कर रही है। आई थिंक इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? जी मैम। अच्छा मैडम, जो आपने जो एक बात और कही है, यदि जो उसी संदर्भ में मैं आपसे एक चीज और शेयर कर दूं यहाँ सभी लोगों से। एक हम बनाते हैं कुकुटान त्वक भस्म, और यदि उसका केमिकल एनालिसिस कराते हैं, इट इज सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट। आप कुकुटान त्वक भस्म में यदि मैडम से तो मैं क्या कहूँ कि यदि आप उसके लुकोरिया के पेशेंट्स को देते हो, आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। आप दुनिया भर का कैल्शियम खिला लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। सीधा सा मुझसे एक बार आके किसी ने पूछा कि जी मैं तो कैल्शियम पूरा करता हूँ, और आप मुझे ये कैल्शियम फिर आपने प्रिस्क्राइब कर दिया कि तुम कुकुटान त्वक भस्म खाओ। बेसिकली क्या है कि जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग है, प्रिपरेशन है, वो हमारी हर एक चीज को बॉडी के अकॉर्डिंगली बायो अवेलेबल बनाती है। जो मैडम ने भी कहा कि हम फटाफट पीस देते हैं, चर्निंग कर देते हैं, पल्वराइजर में डाला, चूर्ण बन गया, कपड़े से भी छानने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने विप्रो शिफ्टर में करा, सारा चूर्ण छन के साफ आया। लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आप मिक्सी में चूर्ण बनाइए, मिक्सी में फिर छानिए, बिल्कुल बारीक छलनी से आप छान लीजिए, और उसी चूर्ण को आप मलमल के कपड़े से छानिए, तो आपको जो फाइनेस मिलेगी वो मलमल के कपड़े वाली ज्यादा। और यदि आप उसका योनि धावन भी लेते हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब एनी फ्लोरा और फाना ऑफ योर वेजाइनल ट्रैक्ट। तो अब तो नहीं मैडम, मैं व्हेन आई वाज डूइंग द प्रैक्टिस, तो आई यूज टू आस्क माय पेशेंट्स कि यदि आपको त्रिफला का, जैसे मैं योनि धावन देती थी, तो उनको ये कहती थी कि आप त्रिफला का वो बनाओगे क्वाथ, लेकिन क्वाथ को छानोगे आप मलमल के कपड़े से, उसका चूर्ण भी आप मलमल के कपड़े से छानोगे, और क्वाथ बीच में। तो व्हाट दे हैव रिटन विद द स्पेसिफिसिटी, जो हमारी संहिताओं में लिखा वो कुछ भी गलत नहीं है। हमारे पास वो अभी नजरिया ही नहीं आया है कि हम उसकी डेप्थ को देख सकें। दैट इज द ओनली थिंग। उसके लिए हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार चीजों को रिलेट करना पड़ेगा, दूसरी पैथीज की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू मैडम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक और भी क्वेश्चन है मैडम जी, वो पूछ रहे हैं कि पुनर्नवा जैसी औषधि है जो भूमि के ऊपर फैलती है, फैलकर उत्पन्न होती है, तो उसके कलेक्शन के लिए कौन सा समय उचित रहेगा? कि हाँ जी, जैसे कि पुनर्नवा जो है वो मेरे ख्याल से उसके पीली जगह जो होती है उसके पास अधिकतर मिलती है। हाँ जी, और जो फैल के मिलती है उसमें तो मैंने अभी आपको बोला, यू हैव टू कलेक्ट द कंप्लीट प्लांट। आप उसको उसकी रूट से पर्टिकुलर नहीं, वो तो मैंने अभी आपको बताया कि जो इस तरह की फैली हुई सिलेंड्रिकल होंगी वो तो आपको उसी टाइम कलेक्शन करना है। अब आप ये देख लीजिए कि आप जो पंचांग के रूप में कलेक्शन करने जा रहे हैं, तो पंचांग का कलेक्शन हम कब कर रहे हैं? पंचांग के लिए हमने अभी बात की ना कि पंचांग का कलेक्शन हम कब करेंगे। यदि आपको कोई टाइम नहीं मिलता है तो यू हैव टू गो विद द शरद ऋतु। अदरवाइज पंचांग के कलेक्शन के लिए हमने कहा है कि शरद ऋतु इज द बेस्ट। पंचांग का कलेक्शन आप शरद ऋतु में करिए, पुनर्नवा का कलेक्शन हम पंचांग के रूप में करते हैं शरद ऋतु, दैट इज इन द मंथ ऑफ द सितंबर टू नवंबर। जी मैडम, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ओके मैडम, आज के ज्ञान यज्ञ में आपने अपनी आहुति देकर हमें समय और ज्ञान दोनों से बिल्कुल आप्लावित कर दिया, हमें बहुत ज्यादा लाभ करवा दिया। तो बहुत बहुत विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मैडम। थैंक यू। और आगे भी, हाँ जी, आगे भी मेरी ऐसी एक व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं आपसे रसौषधि कितनी लिखनी, कैसे लिखनी, कितने समय बाद डिसकंटिन्यू करनी चाहिए और किस मात्रा से ज्यादा नहीं लिखनी चाहिए, ऐसा मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप हमें कभी, जब भी आपको समय हो, मैं आपको फोन कर लूंगी, तो आप अपना समय इसके लिए जरूर निकालें एक बार, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि रसौषधि के बारे में बहुत ज्यादा चिकित्सकों की ओर से भी क्वेश्चन आते हैं,
और मेरे मन में भी कभी कभी रहते हैं, और कभी हम तो नहीं होता तो हम उसको